हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये होंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्लास 1 में हमने कई सारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और उसके आंसर डिस्कस किए थे, और आज की क्लास में हमारा क्लास 2 है। उसी टॉपिक पे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर उसके आगे के हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कुछ मैंने लिखे हैं और आगे मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊँगी। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका इलाहाबाद की संधि। देखिए तो इलाहाबाद की संधि क्या थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछा जाए क्योंकि ये कई बार पूछा जा भी चुका है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था क्लाइव कौन है या प्लासी का युद्ध क्या था, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के पतन के क्या कर रहे थे, इस तरह के क्वेश्चन आंसर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपने वो वाली क्लास नहीं की तो एक बार जरूर कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए इलाहाबाद की संधि, तो देखिए इलाहाबाद की संधि क्या थी। तो इलाहाबाद की संधि ने बेटा 1765 में, कहा कब, 1765 में क्लाइव और शाह आलम तथा सुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। ये आप बिल्कुल लिख लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए। तो किसके मध्य हुई थी, तो क्लाइव और शाह आलम तथा सुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। कब हुई थी, 1765 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ था ना कि जो अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए हर्जाना दे करके अवध का जो प्रांत था, अवध के नवाब को वापस लौटा दिया था। ठीक है, और इलाहाबाद कड़ा का जिला शाह आलम को मिला। ठीक है, और यहाँ पे मुगल सम्राट ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। तो ये था आपका इलाहाबाद की संधि। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध के महत्व को बताइए। तो देखिए बक्सर के युद्ध का बहुत महत्व है। देखिए आप इसमें ये लिख सकते हैं कि बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल और बिहार में अंग्रेजों का प्रभाव क्या हो गया, स्थापित हो गया है। ठीक है, और नवाब सिराजुद्दौला की महत्वाकांक्षा खत्म हो गई और मुगल सम्राट की अंग्रेजों की मदद प्राप्त करने के लिए मतलब कि प्रयास करने लगे, और सचमुच भारत में अंग्रेज राज्य का प्रादुर्भाव बक्सर के युद्ध के पश्चात ही हुआ। ठीक है, और आप आई होप आपको ये समझ आ रही होंगी, चीज़ें आंसर समझ आ रहे होंगे। क्लास जब आप मैंने ये चैप्टर्स पढ़ाए थे तो अगर आप वो चैप्टर्स वाले वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब है काल कोठरी की घटना क्या है। तो देखिए काल कोठरी की घटना पहले जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था। ठीक है, तो देखिए कोलकाता के किले पर अधिकार होने के पश्चात नवाब ने ना 146 अंग्रेजों को, जिसमें कि कहा जाता है कि एक स्त्री भी थी। ठीक है, 146 अंग्रेजों को एक छोटे से मतलब कि पूरे अंधेरे जैसे अंधकारपूर्ण कोठरी में ना बंद कर दिया था। ठीक है, और जून की भयंकर गर्मी और हवा न जाने के कारण उसमें से 123, कहा जाता है कि उसमें से 123 अंग्रेज दम घुटने से मारे गए। ठीक है, यानी मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, और शेष 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। इतिहास में ये जो घटना है इसे काल कोठरी की दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी बातें। अब देखिए ये तो थी जो अब मैं पहले से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख कर आई थी। अब इसके साथ में आप आगे आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। देखिए जैसे कि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ही आपके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएंगे। जैसे वॉरेन हेस्टिंगटन कौन था, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंगटन कौन थे, तो देखिए 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंगटन बंगाल के गवर्नर पद पे आसीन हुए थे। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंगटन की नियुक्ति का प्रमुख कारण उनकी भारतीय परिस्थिति का सूक्ष्म ज्ञान होना था। ठीक है, और कंपनी ने इनको तत्कालिक परिस्थिति में सुधार करने के लिए विशेष अधिकारों से संपन्न किया था। तो देखिए आपको पता चल गया कि वॉरेन हेस्टिंगटन कौन थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने सुधार क्या किए थे। तो देखिए इन्होंने सुधार किए थे जैसे कि द्वैध शासन का अंत किया था। ठीक है, और व्यापारिक सुधार किए थे, अराजकता का दमन किया था, इन्होंने राजस्व संबंधी सुधार किए थे और न्याय संबंधी सुधार भी किए थे। ये मैंने 5 आपको इनके द्वारा किए गए सुधार बता दिए। ये सभी चीज़ें आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इन सब क्वेश्चंस में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जुड़ जाता है कि जैसे कि नंद कुमार कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप बना लीजिए नोट्स। देखिए नंद कुमार, तो देखिए नंद कुमार जो थे वो बंगाली ब्राह्मण थे। ठीक है, और एक धनी जमींदार थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंगटन बंगाल के उप गवर्नर रजा खां को हटाए जाने से ना नंद कुमार का भी उच्च पद जाता रहा। ठीक है, लेकिन कलकत्ते के व्यापारी मोहन प्रसाद ने नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा चलाया, जिससे उन्हें प्राणदंड दे दिया गया। ठीक है, देखिए
जो नंद कुमार थे वे बंगाली ब्राह्मण और एक धनी जमींदार थे, ठीक है, ये पता चल गया कि वे कौन थे। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के उप गवर्नर कौन, रजा खां को हटाए जाने से नंद कुमार का भी उच्च पद जाता रहा, ठीक है। तो कलकत्ते के व्यापारी मोहन प्रसाद ने नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा चलाया और उसे प्राणदंड दे दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जैसे कि ये भी आपको वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अगला है कि प्रथम जो मराठा युद्ध हुआ था, मतलब किस संधि के द्वारा उसका अंत हुआ, ठीक है। प्रथम मराठा युद्ध का अंत जो है वो किस संधि के द्वारा हुआ, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस संधि के द्वारा हुआ था। तो देखिए, जो प्रथम मतलब कि आपका प्रथम मराठा युद्ध था, देखिए, महादजी सिंधिया और गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के बीच ग्वालियर से 21 मील दूर सालबाई के स्थान पर एक महत्वपूर्ण संधि द्वारा ये प्रथम मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया आपका कि प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ। अब ऐसे ही आपका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका नेक्स्ट, कॉर्नवालिस। अब आपको समझ जा रहा है कि पूछ रहा है कॉर्नवालिस कौन थे, ठीक है। तो देखिए, जो कॉर्नवालिस थे वो मैकफर्सन के बाद गवर्नर बनकर भारत आए, ठीक है। जब आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे ना तो आपके से जो आंसर्स है वो याद रखने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियर मैं बता सकूँ। तो देखिए, जो कॉर्नवालिस हैं, देखिए वो मैकफर्सन के बाद ये गवर्नर बनकर भारत आए थे, ठीक है। उसमें मतलब कि इनमें बड़ी योग्यता थी ना ये कि ईमानदारी और मतलब कि तथा आचरण की पवित्रता थी इनमें, ठीक है। वह गवर्नर और भारत का प्रधान सेनापति बन के भेजे गए थे ये भारत, ठीक है। तथा ये विशेष अधिकारों से युक्त होकर भारत आए थे, ठीक है। आई होप मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है। अब देखिए, बंगाल में द्वैध शासन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाता है, जरूर पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। तो देखिए, ये इलाहाबाद की संधि से बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई, इतना पहले आप क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, इसका अर्थ ये हो जाता है कि बंगाल में अब 2 सरकारें स्थापित हो गई। देखिए, द्वैध शासन कई बच्चों को वो होता है ना, कंफ्यूजन होता है, तो मैं आप क्लियर आपको बता दे रही हूँ, आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए। द्वैध शासन पहले तो यहाँ में पूछा जा रहा है कि बंगाल में कैसे स्थापित हुई, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन पूछा जा रहा है, तो पहले आप ये बताएंगे कि जो इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई, ठीक है। अब देखिए, इसका अर्थ है कि बंगाल में अब 2 सरकारें स्थापित हो गई, पहली कलकत्ते की अंग्रेज सरकार और दूसरी मुर्शिदाबाद की भारतीय सरकार, ठीक है। मालगुजारी प्राप्त करने तथा सेना पर अंग्रेज का अधिकार था। क्या मैंने बोला कि मालगुजारी प्राप्त करने और सेना पर अंग्रेजों का अधिकार था, और शेष जो शासन का उत्तरदायी था, मतलब कि उत्तरदायित्व था, वो नवाब पे था, ठीक है। तो 2 तरह की सरकारें बन गई ना, इसी दोहरे शासन का जो प्रबंध हुआ है उसे बंगाल का द्वैध शासन कहा जाता है। आई होप आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने ऊपर कॉर्नवालिस के बारे में बताया, तो कॉर्नवालिस से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्रश्न है जैसे कि कॉर्नवालिस की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी क्या थी, या फिर कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था में क्या सुधार किए, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, कॉर्नवालिस की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी अगर पूछे तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये इनका पूरा नाम हो जाएगा, कि इनकी जो न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी ये थी ना कि इसमें मुकदमों का, जो मुकदमे होते थे, मुकदमों का फैसला होने में विलंब होता था, यानी देरी होती थी, ठीक है। और न्यायालय की शरण लेना साधारण लोगों के लिए काफ़ी पेचीदा था, ठीक है। मतलब कि कानून की पेचीदगी के कारण मुकदमों का फैसला आसानी से जो है कि नहीं हो सकता था, किया नहीं जा सकता था, ठीक है। तो ये हो गया कमी, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि जो कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था में क्या सुधार किए, ठीक है। तो देखिए, जो कॉर्नवालिस ने ना पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए प्रत्येक जो जिले थे ना, तो जिलों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया था, जिसे थाना कहा जाता था। ध्यान से सुनिएगा, जिसे थाना कहा जाता था, ठीक है। और थाने की देखरेख दरोगा नामक एक भारतीय कर्मचारी के जिम्मे आया था, ठीक है, जिसे अपने क्षेत्राधिकार मतलब कि जिसे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत असीमित अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। ये बात आप बेटा याद रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट आ जाते हैं, हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि सालबाई की संधि क्या थी, ठीक है।
साल बाई संधि मैं लिख देती हूँ, अभी आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, चिंता न करें। देखिए साल बाई की संधि, तो देखिए ग्वालियर के पास में साल बाई नामक स्थान पर अंग्रेजों और मराठों के बीच ना एक संधि हुई। कब हुई? 17 मई को, मतलब कि 17 मई 1782 ईस्वी को संधि हुई थी। कहाँ हुई थी? तो सालबाई में हुई थी। सालबाई कहाँ है? तो ग्वालियर के निकट सालबाई नामक एक स्थान है जहाँ पे मराठों और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है जिसे सालबाई संधि कहा जाता है। ठीक है, तो सालबाई की संधि भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना भी है क्योंकि इसके द्वारा जो आगामी 20 वर्ष तक के लिए शक्तिशाली मराठों के साथ शक्ति जो है कि वो स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो ये थी सालबाई की संधि। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ। ठीक है, उसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के क्या कारण थे। देखिए मैं लिख देती हूँ, द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसके क्या कारण थे। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण बताइए। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं बच्चों आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। देखिए तो जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था ना, देखिए जो ये किस कारण से हुआ, तो देखिए युद्ध के कारण कई थे, इसमें से आपको मैं पॉइंट वाइज बता देती हूँ कि देखिए पहला तो हो जाता है वेलेंजली की साम्राज्यवादी नीति, इसका कारण। ठीक है, युद्ध होने का। दूसरा बसीन की संधि हो जाता है। ठीक है, और तीसरा हो जाता है आपका बसीन की संधि की जो शर्तें थी वो भी एक कारण बन जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना बेटा कि असाई का युद्ध क्या था। ठीक है, असाई का युद्ध, ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रही हूँ बेटा। देखिए असाई का युद्ध क्या था, तो देखिए भोसले और सिंधियों की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य औरंगाबाद के निकट असाई नामक स्थान पर भीषण युद्ध होता है। ठीक है, इसमें 1500 लगभग अंग्रेज सैनिक मारे गए किंतु मराठे युद्ध हार गए। ठीक है, तो ये था आपका असाई का युद्ध। ठीक है, अब आ जाता है आपका जैसे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या हुआ। जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो हमें परिणाम भी पता होना चाहिए ना। जो क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ वो भी आप नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही बेटा आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था उसके परिणाम ये होते हैं ना कि द्वितीय मराठा युद्ध से मराठा शक्ति अंग्रेज के जो सम्मुख थी वो नस्त मस्तक हो जाती है। जो महाराष्ट्र के फ्रांसीसियों का प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया था और महान मुगल साम्राज्य का बचा कुचा अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि मुगल सम्राट आलम शाह अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए और अंग्रेज भारत के भाग्य विधाता बन गए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल आंसर बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो अब देखिए आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि देवगांव की संधि क्या थी। देवगांव की संधि। ठीक है, तो हाँ बेटा कई सारे संधि है, अब आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस में है तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा और आपका एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते जाना है। तो देखिए देवगांव की संधि, तो देखिए देवगांव की जो संधि है वो 17 दिसंबर 1803, क्या बोला मैंने, 17 दिसंबर यानी 17 दिसंबर 1803 को बरार के रघुजी भोसले, क्या बोला, रघुजी भोसले तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, बस वेरी शॉर्ट में आप इतना लिख दो काफ़ी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है ना कि जैसे सुरजी और अर्जुन गांव की संधि कब हुई और इसकी क्या शर्तें थी। हाँ सुरजी मैं लिख देती हूँ, हो सकता है कि आपको ना समझ में आए तो आपको नोट्स बनाने में हो सकता है कि तकलीफ हो। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब देखिए सुरजी और अर्जुन गांव की संधि, देखिए सुरजी और अर्जुन गांव की संधि ना 30 दिसंबर यानी 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई। ठीक है, किसके, सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई, जिसकी शर्तें थी, पहला बुरहानपुर और असीरगढ़ सिंधियों को प्राप्त हो गए। ठीक है, और दूसरा कि सिंधियों ने गंगा यमुना का क्षेत्र दिल्ली, आगरा और अहमदनगर तथा भड़ौच और अजंता अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट करते चलिए मेरे साथ। ठीक है, और देखिए आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बताइए। ओके, तो देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सन 1804 से 1806 में अंग्रेजों और होलकर के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, और ये होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य व्यास नदी के तट पर स्थित जो राजपुर घाट था वहाँ, मतलब कि राजपुर घाट नामक स्थान पर सन 1806 में
संधि हुई, ठीक है। और इस युद्ध में मराठों राज्यों का अस्तित्व दृढ़ हो गया। देखिए मैं फिर से आपको एक बार क्लियर करती हूँ। देखिए जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1804 से 1806 में अंग्रेजों तथा होलकर के मध्य लड़ा गया, ठीक है। अब होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य व्यास नदी के तट पर स्थित राजपुर घाट नामक स्थान पर सन 1806 में संधि हुई। इस युद्ध में मराठों और मतलब कि मराठे राज्यों का अस्तित्व जो था वो दृढ़ हो गया, ठीक है। तो ये था आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब इसके आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप बोर होने लगोगे, ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी तो, ठीक है। अब जैसे कि हमने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देख लिया, अब उसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध क्या था, ठीक है भाई। तो देखिए इसके बारे में मैं जाते जाते आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए कि जो चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध था ना, वो सन 1817 से 1818 में चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ का मतलब, ठीक है। और इस युद्ध में हेंस्टीगंज ने प्रमुख मराठा शक्तियों यानी होलकर, पेशवा तथा भोसले को पराजित कर दिया था, ठीक है। और इस युद्ध के उपरांत विशाल मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था, ठीक है। देखिए मैं बता देती हूँ आपको, 1817 और 18 में चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया, मतलब कि प्रारंभ हो गया। ये आपको समझ आ गया, ठीक। अब क्या होता है कि इस युद्ध में हेंस्टीगंज ने प्रमुख मराठा शक्तियों होलकर, पेशवा और भोसले को पराजित कर दिया। किसने? हेंस्टीगंज ने। और इस युद्ध के उपरांत विशाल मराठा साम्राज्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने हमारे साथ डिस्कस किया मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ।